सर, आपका कमरा नंबर 156 फीट है। फ्रंट डेस्क पर बैठे क्लर्क ने मुझे मेरे कमरे की चाबी देते हुए बताया। एक अन्य झबरा सा दिखने वाला परिचारक मेरा सामान ले गया और मुझे वह कमरा दिखाया जो इमारत की तीसरी और सबसे ऊपरी मंजिल पर था। गलियारे के अंत में आखिरी वाला। जब हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो परिचारक ने बताया। जब हम पतले, बासी कालीन पर चल रहे थे तो गलियारा सुनसान दिख रहा था। चाबी का उपयोग करके परिचारक ने मेरे लिए कमरा खोला। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, तुरंत एक हल्की, भीनी गंध मेरी नाक में समा गई। मेरी बेचैनी को भांपते हुए अटेंडेंट ने कहा, अभी एक क्षण में सब साफ हो जाएगा सर, कोई गम नहीं। कमरा सादे ढंग से सुसज्जित, चौकोर आकार का स्थान था जिसकी दीवारें सफेद रंग से रंगी हुई थीं और छत महोगनी की लकड़ी से बनी थी। एक कोने पर 4 पोस्टर वाला बिस्तर था और दूसरे कोने पर काले रंग की दराजें थीं। साथ ही कमरे की एकमात्र खिड़की के पास एक छोटी लकड़ी की मेज भी थी। इसने औली के सुंदर हिल स्टेशन का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया। बीच में एक सस्ते, गोल कश्मीरी कालीन और कमरे में 2 प्लास्टिक की कुर्सियों के अलावा कोई अन्य फर्नीचर नहीं था। बिस्तर के पास खुली चिमनी के साथ कमरा पुरातन दिखता था। गर्मियों की छुट्टियां अभी शुरू ही हुई थीं और मैं दिल्ली में अपने कार्यालय में काम करने की नीरसता को दूर करने के लिए एक छोटी, आरामदायक छुट्टी के लिए औली आया था। मैं पहली बार हिल स्टेशन के सबसे पुराने होटलों में से एक, हिलटॉप होटल में रुका था। हालांकि यह औली की मेरी पहली यात्रा नहीं थी। पहले जब भी मैं यहां आता था तो एक दोस्त के घर रुकता था, लेकिन इस बार वह इंदौर गया था, इसलिए मुझे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी। इस प्राचीन होटल में ज्यादा पर्यटक नहीं ठहरते थे। कई मेहमानों ने नए और बड़े होटल पसंद किए जो हाल ही में आए थे, लेकिन यह होटल सस्ता था और मेरी जेब के लिए आसान था, इसलिए मैं यहीं बस गया। होटल पुराने जमाने का लग रहा है, मैंने अपने पीछे खड़े परिचारक से कहा, जब मैंने अपनी सजल आंखों से कमरे को सूक्ष्मता से देखा। कमरे भी, मैंने जोड़ा। हाँ, होटल मूल रूप से 100 साल पहले एक विदेशी द्वारा बनाया गया था, इसलिए यह पुराने जमाने का और थोड़ा घिसा-पिटा लगता है। लेकिन फिर भी आप यहां रहने का आनंद लेंगे, सर, उसने कमरे से बाहर निकलते हुए जवाब दिया और मेरे पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। हवा में भयानक ठंडक थी और मैदानी इलाके का एक व्यक्ति होने के नाते मैं बुरी तरह कांपने लगा। खुद को बचाने के लिए मैंने तुरंत आग जलाई और कंबल की कई परतों के नीचे बिस्तर में कूद गई। यह अच्छा और स्वादिष्ट बन गया और मैं सो गया। जब मैं उठा तो मेरे बिस्तर के पास लगी घड़ी पर रात के खाने का समय हो गया था। हालांकि मैं कुछ देर और सोना चाहता था, लेकिन मेरा पेट भूख से बिलबिला रहा था। मैंने इसे पहली प्राथमिकता देने का फैसला किया। काला कोट पहनकर मैं भोजन क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। यह व्यावहारिक रूप से खाली था और केवल 1 या 2 मेजें ही भरी हुई थी। मैंने क्षेत्र के दूर वाले छोर पर एक सीट ली और बर्गर और फ्राइज का ऑर्डर दिया। होटल में ज्यादा मेहमान नहीं हैं, मैंने मेरा ऑर्डर लेने वाले वेटर के सामने कहा। जो नए होटल आए हैं, उनकी वजह से हमें ज्यादा कारोबार नहीं मिल रहा है। हमारी सेवाओं का मानक और हमारी गुणवत्ता उनकी तुलना में बहुत कम मानी जाती है। इसके अलावा इमारत का वर्षों से नवीनीकरण नहीं किया गया है, उन्होंने कहा। क्यों? मैंने पूछा। मालिक मिस्टर भट्ट अमेरिका में रहते हैं और वह होटल की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वह कभी कभार ही यहाँ घूमने आते हैं, उन्होंने जवाब दिया और जल्दी से रसोइये को मेरे ऑर्डर के बारे में सूचित कर दिया। इसमें कोई शक नहीं, गुणवत्ता काफी कम हो गई थी। जब मेरे फ्राइज आए तो वे बेस्वाद थे और बर्गर में कुरकुरापन नहीं था। बर्गर में सब्जियां भी ताजी नहीं थी। मैंने आधा खाना छोड़ दिया और जानबूझकर आशावान वेटरों के लिए कोई टिप नहीं छोड़ी। अपने कमरे की ओर वापस जाते हुए मैं बार से गुजरा। यह खाली तो नहीं था, लेकिन भरा हुआ भी नहीं था। कुछ ग्राहक वहां थे, चुपचाप अपना पेय पी रहे थे। मुझे खुद भी एक खाने का मन हुआ तो मैं अंदर चला गया। कुछ लोगों का ध्यान मेरी तरफ गया। बारटेंडर ने ऊपर देखा और फिर बोतलें व्यवस्थित करके वापस चला गया। मैंने 1 पिंट बियर का ऑर्डर दिया जिसे मैंने बार के एक कोने में पी लिया। रात के 10 बज रहे थे जब बारटेंडर ने सभी को सूचित किया कि बार बंद होने का समय हो गया है। आप इसे क्यों बंद कर रहे हैं? यह बार बंद करने का समय नहीं है, मैंने आपत्ति जताई। होटल नियम, सर। तुम्हें जाना होगा, उसने रात के लिए बार पैक करते समय कठोरता से उत्तर दिया। कैसा अजीब होटल है, मैं मन ही मन बुदबुदाया।
बाकी ग्राहक पहले ही जाने लगे थे, इसलिए मेरे पास खुद वहां से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। शायद कोई और भी चल रहा था। मैं उस व्यक्ति को देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि सीढ़ियां खाली थीं। क्या यह मेरी कल्पना थी? मैंने खुद से पूछा। मैं फिर से चढ़ने लगा। कुछ और कदम चलने के बाद मुझे अपने बगल में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और अपने कमरे की ओर चला। तभी मैंने देखा कि एक बड़ी छाया मेरे छोटे कद पर भारी पड़ रही है। मुझे ठंड लगनी बंद हो गई। यह कौन हो सकता है? 1 मिनट के लिए मैं स्थिर खड़ा रहा, अपनी अगली कार्रवाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने घबराकर पुकारा, कौन है? मैं कौन हूं? टी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिल की बात मुंह में रखकर मैंने पीछे मुड़कर देखने का साहस जुटाया। जब मेरी गर्दन 180 डिग्री घूम गई तो मेरे चेहरे से पसीना बह रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ, गलियारा खाली था। इसका मतलब है कोई चालाकी कर रहा था, या यह भी संभव था कि बियर के प्रभाव के कारण मुझे मतिभ्रम हो रहा था। खुद को आश्वस्त करते हुए कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मैंने गलियारे की बाकी दूरी तय कर ली। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैं होटल क्लर्क द्वारा दी गई चाबी से उसका ताला खोलने लगा। चाबी बहुत आसानी से घूम गई, लेकिन मेरे बार बार खोलने के प्रयास के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला। मैंने हैंडल को मजबूती से खींचा और दरवाजे पर थोड़ा जोर लगाया, लेकिन वह फिर भी नहीं खुला। मैं वहां आधे घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन किस्मत नहीं खुली। फिर एक विचार ने मुझे उत्तेजित कर दिया। क्या मैंने गलत दरवाजा चुना था? मैंने सामने वाले दरवाजे के छेद में चाबी लगा दी, जिससे दरवाजा आसानी से खुल गया। मैंने अंदर कदम रखा। इस होटल के रहस्यमय मार्गों को त्यागने से राहत मिली। मुझे सोने का मन नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ने का फैसला किया। जासूसी कहानियों का एक उत्साही प्रशंसक होने के नाते मैं सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखित द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स लेकर आया था। मैं 3 घंटे तक किताब में डूबा रहा, तभी अचानक रोशनी चली गई। एक क्षण के लिए वहां पूर्ण अंधेरा छा गया। फिर चमकदार चांदनी मेरी खिड़की की दरार से होकर गुजरी। धीरे धीरे कमरा फिर से रोशनी से भर गया, लेकिन यह कम रोशनी थी। मेरे लिए पढ़ना जारी रखना उचित नहीं था। मैंने इसे एक दिन बंद करने और चादरें खोलने का फैसला किया। मैं लगभग 2 घंटे ही सोया होगा कि मेरी नींद भारी सांसों की आवाज से खुली, जो कहीं पास से आ रही थी। मैंने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। मेरे कमरे में कोई नहीं। मैं वापस सोने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि मेरे तकिए में कुछ अजीब सा है। इसने मेरे सिर को दाहिनी ओर से सहारा दिया था, लेकिन तकिए का बायां हिस्सा अंदर धंसा हुआ था, जिसका मतलब था कि यह सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सिरों को सहारा दे रहा था। भय से घबराकर मैंने अपने कंबल की ओर देखा। यह दूसरी तरफ उठा हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि कोई मेरा कंबल बांट रहा है। लेकिन मेरे बिस्तर पर कोई नहीं था। तो मैं फिर से कौन सपना देख रहा था? मेरा शरीर सुन्न हो गया और मेरा पेट हिल रहा था, क्योंकि मैंने अपनी सांसें रोक लीं और उसे अंदर लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने कमरे में एक भयानक कराह सुनी, जिससे मैं दिन के उजाले से डर गई। अब मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। मैं बिस्तर से उठी, दरवाजा खोला और तेज आवाज में चिल्लाते हुए गलियारे से गुजरी। होटल के कर्मचारी भागते हुए अपने क्वार्टर से बाहर आए। यहां तक कि मुट्ठी भर मेहमान भी अपने कमरों से बाहर निकले। मैं अपनी सही इंद्रियों से बाहर हो गया और तरह तरह की आवाजें निकालने लगा। सभी ने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी स्थिति से बाहर नहीं आ सका। जब मैं नहीं रुका तो होटल के डॉक्टर को बुलाया गया। मेरा तापमान लिया गया, जो 104 निकला। मुझे होटल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मुझे हल्की नींद की गोलियां दी गईं और मुझे सुला दिया गया। अगले 2 दिनों तक मुझे होटल के अस्पताल में रखा गया। होटल में रहने के चौथे दिन मैं बिल्कुल ठीक था और डॉक्टर ने मुझे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन उस समय मेरा काम ओली, या अधिक सटीक कहें तो हिलटॉप होटल से हो चुका था। मेरी ट्रेन कल आने वाली थी, लेकिन मैंने आज घर जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। होटल से चेक आउट करते समय झबरा सा दिखने वाला अटेंडेंट मेरा सामान होटल की लॉबी में ले आया। जैसे ही मैंने अपने बिल का विधिवत भुगतान किया, उसने मुझे अपना सामान बाहर पिक एंड ड्रॉप सुविधा तक ले जाने में मदद की। मैंने उसे 50 रुपए का नोट दिया।
नहीं सर, मैं टिप्स नहीं लेता, उसने अस्वीकार कर दिया। क्यों? इसे लें, यह आपके लिए उपयोगी होगा, मैंने जोर देकर कहा। क्षमा करें श्रीमान, यह नहीं हो सकता, उन्होंने मुझसे नोट वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा। आप उन सभी होटल परिचारकों से भिन्न प्रतीत होते हैं जिन्हें मैंने देखा है, मैंने नोट वापस अपनी जेब में रखते हुए उल्लेख किया। जी श्रीमान, मैं बहुत अलग हूं। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि हिलटॉप होटल में मेहमानों की सेवा करने की खुशी के लिए काम करता हूं। मैं यहां वर्षों से काम कर रहा हूं, उन्होंने गर्व से कहा। यह बहुत अच्छा है। तो आप होटल के पुराने कर्मचारी हैं और मुझे कहना होगा, इसके प्रति समर्पित भी हैं। मैंने उसकी प्रशंसा की। उसका सिर गर्व से उठ गया और उसने कहा, हाँ सर, मुझे यह होटल बहुत पसंद है। इसे 1920 में एक ब्रिटिश व्यक्ति जॉन हिलटॉप ने अद्भुत ढंग से बनवाया था। इस खूबसूरत जगह ओली में एक होटल बनाना उनका सपना था और उन्हें आने वाले पर्यटकों की सेवा करने में अत्यधिक खुशी और गर्व का अनुभव हुआ। लेकिन गहरे अफसोस के साथ उसका सिर नीचे झुक गया। परिचारक ने कहा, वह अपने मेहमानों की लंबे समय तक सेवा नहीं कर सका क्योंकि उसे उसके भारतीय मित्र भट्ट ने धोखा दिया था, जिसने चालाकी से उसके व्यवसाय पर कब्जा कर लिया था। भारी कर्ज में फंसने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्होंने उसके शरीर को कब्रिस्तान में दफना दिया, लेकिन वे उसकी आत्मा को दफन नहीं कर सके। उसकी आत्मा असंतुष्ट रही और वह अपने होटल लौट आया। यह होटल के सभी कर्मचारियों के साथ रहता है और मेहमानों की देखभाल करने में उनकी मदद करता है। मैं हर रोज इसका सामना करता हूं। मैं उनके कथन का अंतिम भाग गटक गया। क्या होटल भूथा है? नहीं साहब, कृपया इसे भूथा न कहें। मिस्टर हिलटॉप एक अच्छे भूत हैं। उससे डरने की जरूरत नहीं है सर, वह हंसा। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और हाँ दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया है, तो कृपया मुझे माफ करें और दिल पे ना ले। धन्यवाद दोस्तों।